हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने हर एक यूनिट से 5 से 7 क्वेश्चन जो है उठाए हैं और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आए भी हैं एंड कुछ के आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इतिहासकारों के द्वारा 18वीं शताब्दी के भारत के विभिन्न मतों की विवेचना करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि 18वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो है क्या राय दी 18वीं शताब्दी का जो समाज है, ठीक है, 18वीं शताब्दी का जो भारत है, ठीक है, उसमें जो उतार चढ़ाव आए उस पर जो है इतिहासकारों ने क्या राय दी है, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको केवल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड अगर आपको इसके आंसर भी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है भारत में 18वीं शताब्दी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल है। भारत में 18वीं शताब्दी का क्या मतलब है? सन 1700 से लेके 1799 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में जो जैसा समाज था, जैसे युद्ध हुए, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो इन युद्ध से समाज में उस समय भारत पर क्या परिवर्तन आए? ठीक है, तो केवल परिवर्तन ही आए कि ये जो है निरंतरता का भी काल था, यानी कि संघर्ष का भी काल था। ठीक है, परिवर्तन के साथ साथ संघर्ष का भी काल था, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि 18वीं शताब्दी जो है वो एक परिवर्तन का काल नहीं बल्कि परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता यानी कि संघर्ष का भी काल है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी की लड़ाई के क्या कारण थे? ठीक है, एंड कारण की जो युद्ध हुआ, ठीक है, लड़ाई हुई, उसके बाद उसके क्या प्रभाव रहे या क्या परिणाम हुए, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि प्लासी की लड़ाई जो है वो 1757 में जो है हुई थी 23 जून को, और ये जो लड़ाई थी किसके बीच हुई थी? ये हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है वो उनकी हार होती है और बंगाल से उनका शासन जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है डिटेल से, कारण बताना है। इसमें काफ़ी सारे रीज़न है, उस समय उत्तराधिकारी का जो है संघर्ष हो रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक तत्कालिक कारण भी है, इसके पीछे एक स्टोरी है तत्कालिक कारण में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कारण रहे हैं और परिणाम क्या निकले इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षिप्त शब्दों में परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी शायद आ जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। तो मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? मेन कारण जो है औरंगजेब की जो शासन प्रणाली थी वो था कारण। ठीक है, काफ़ी सारे कारण थे, जैसे औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, उसकी औरंगजेब की वित्तीय नीति थी। ठीक है, इसके बाद मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति है वो कमज़ोर होना, मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, इसके दोष ये भी काफ़ी जो है रीज़न रहते हैं मुगलों के पतन के और वहाँ के जो आयोग उत्तराधिकारी, ठीक है, आयोग जो वंशज थे, जो औरंगजेब के बाद के जितने भी उत्तराधिकारी आए, ठीक है, वो इतने योग्य नहीं थे, तो वो भी एक कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का। आर्थिक दुर्बलता, ठीक है, ये सारे विदेशी आक्रमण, ठीक है, ये सारे कारण हैं मुगलों के पतन का। ठीक, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी आंसर वाली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन। ठीक है, जो 18वीं शताब्दी का भारत था, ठीक है, उस समय का समाज कैसा था? ठीक है, जैसे कि उस समय इस समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, छुआछात ये सब था, भेदभाव होता था। ठीक है, इनके बारे में बताना है। ठीक है, समाज में किस प्रकार के लोग जो है रह रहे थे और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, उनके व्यापार का कौन सा प्रमुख साधन था। ठीक है, कृषि का क्या उनके जीवन में रोल था। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो ये जो आपका 5th क्वेश्चन है, इसका मैंने यूनिट 1 की जो 2nd वीडियो है उसमें इसका आंसर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप जो है इसके आंसर को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने यूनिट सेकंड से लिए हैं, जिसका नाम बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब आपका यूनिट का नेम है। और इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 18वीं शताब्दी में बंगाल या मैसूर में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि 18वीं शताब्दी में जब बंगाल और मैसूर जो राज्य था उसमें कैसे ब्रिटिश सत्ता जो है उनकी कैसे एंट्री हुई और किस तरह जो है उन्होंने बंगाल और मैसूर में जो है अपनी सत्ता को स्थापित किया। ठीक है, अपना शासन जो वहाँ पे जमाया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्रारंभ किए गए भूराशा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की परीक्षण कीजिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि इसमें आपको बताना है कि ब्रिटिश ने जो भूराशा प्रणाली जो है स्टार्ट की थी उसकी क्या मुख्य विशेषता रही, कैसी कौन सी जो है खास बात रही उनकी भूराशा प्रणाली में जो ब्रिटिश द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इस प्रणाली से जो ग्रामीण लोग थे, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था पर, उनकी निजी क्षेत्र पर, ठीक है, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी आर्थिक क्षेत्र पर उन पे क्या प्रभाव पड़ा इस भूराशा प्रणाली का, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये दो क्वेश्चन इसमें समझ आ गए। इसमें दो पार्ट में है, एक आपको भूराशा जो प्रणाली है राजस्व की उसकी विशेषता बतानी है और दूसरा आपको बताना है कि ग्रामीण पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा राज्य की उत्पत्ति और पतन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको क्या बताना है, मराठा राज्य का जो उत्थान हो रहा था, ठीक है, उस शक्ति का जो उदय हो रहा था उसके बारे में बताना है और कैसे वो शक्ति का पतन हो गया, यानी कि कैसे वो शक्ति धीरे धीरे खत्म होती चली गई, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैसूर के उत्थान और पतन के बारे में बताना है, कैसे मैसूर जो राज्य था उसका जो है उत्थान हुआ, उदय हुआ और कैसे पतन हो गया और मैसूर एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत के रूप में कैसे मजबूत और स्थापित हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको कि उसने कैसे उसका उदय हुआ, ठीक है, और कैसे वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा, ठीक है, कैसे उसने अपनी शक्ति को मजबूत किया और इसके बाद कैसे उसका पतन हो गया। ठीक है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिख राज्य का उदय और स्वरूप पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सिख राज्य का जो है वो कैसे उत्थान हुआ, ठीक है, और उसका स्वरूप क्या था इसके बारे में बताना है। स्वरूप यानी कि सिंपली बताऊं तो जो उस समय राज्य का विस्तार हो रहा था, ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंस थी उस समय, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद यूनिट सेकंड से ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, मिसाइलों का उदय कैसे हुआ और सिख राज्य व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है मिसाइल जो राज्य था, ठीक है, उन मिसाइलों राज्यों के उदय के बारे में बताना है और जो सिख राज्य व्यवस्था थी उसमें उनकी क्या जो है भूमिका रही, क्या इंपॉर्टेंस रही, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, जब आप या नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लेना और जब आप पढ़ोगे अपने बुक से तो आपको इसका इसका आंसर जो है मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय का क्या कारण था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम थे, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आप इसका आंसर जो है डेफिनेटली दे देंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आंग्ल मराठा संघर्ष 1772 से 1818 तक का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये यूनिट सेकंड जो है पानीपत से युद्ध के आगे का जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है ये आंग्ल मराठा संघर्ष। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1761 में। ठीक है, और आंग्ल मराठा संघर्ष जो है वो हुआ था आपका 1772 से 1818 के बीच में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना कि कैसे संघर्ष हुए, उस समय के जो शासन थे, ठीक है, जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और किस रीजन से जो है ये आंग्ल मराठा जो युद्ध है ये हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। इसके बाद 9 क्वेश्चन है आपका, जो यूनिट सेकंड है वो काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताया, उनके उत्थान और पतन के बारे में बताया गया है। तो आप इसको डिटेल से हर एक कंट्री के बारे में पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में कोई भी कंट्री आ सकती है। ठीक है, पंजाब हो गया आपका, बंगाल, मैसूर, मराठा, ठीक है, कोई भी कंट्री का आपको से पूछा जा सकता है, बट पानीपत का इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
पंजाब राज्य का उत्थान रणजीत सिंह 1780 से 1829 तक का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें आपको पंजाब जो राज्य का उत्थान हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और जो रणजीत सिंह थे उनकी विस्तार क्षेत्र, उनकी शासन प्रणाली के बारे में आपको बताना है। 1780 से 1829 तक जो इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है, उन्होंने कैसे जो है विस्तार क्षेत्र किया, कैसे पंजाब राज्य का जो है उत्थान उन्होंने किया, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बंगाल पर ब्रिटिश विजय अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि जो बंगाल राज्य है उस पर जो ब्रिटिश विजय हुई, ठीक है, ब्रिटिश जो कंपनियां थी उन्होंने कैसे जो है बंगाल पर विजय की और ये किसका परिणाम है। ठीक है, विस्तार, उन्होंने काफ़ी सारी कूटनीति अपनाई, काफ़ी सारी नीतियां जो है उन्होंने अपनाई। तो जो विस्तारवादी नीतियाँ है कि इसका परिणाम था कि जो बंगाल है उस पर जो है ब्रिटिश जो राज्य है उसकी विजय हुई, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अगर आप बंगाल का पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में तो आपका इसका आंसर जो है डेफिनेटली मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं जो है इसके बाद सेकंड वीडियो जो बनाऊंगी इसकी, उसमें मैं इसके आंसर जो है प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। एंड इसके बाद यूनिट थर्ड है आपका, भारत पर अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव। ठीक है, यूनिट थर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। यूनिट सेकंड जो आपका काफ़ी बड़ा था इसलिए उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बन रहे थे। यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने पीछे क्या मंशा थी और किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा थी। तो यहाँ पे आपको बंगाल के बारे में बताना है कि जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था ना उसके पीछे जो है क्या कारण था, ठीक है, क्या उनकी मंशा थी, ठीक है, क्या इंटेंशन था और इससे जो किसानों की स्थिति है, जो किसानों का जीवन है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में क्या अंतर है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है एक रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर और जो स्थायी बंदोबस्त होता है, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस बताना है और कितने तीन आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, टोटल 3 डिफरेंस जो है दोनों के बतानी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि के वाणिज्यीकरण एवं ग्रामीण समाज पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है, जो कृषि के वाणिज्यीकरण था और जो ग्रामीण समाज है उस पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये बताना है आपको। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया एवं इसके वाद विवाद पे चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस पे आपको क्या बताना है, जो अनुद्योगीकरण है इसके बारे में बताना है, इसकी जो प्रोसेस है इसके बारे में बताना है और क्या क्या जो है जो इतिहासकार है, जो विचारक हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है, उनकी राय बतानी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, धन के निष्कासन के संदर्भ में दादाभाई और नौरोजी के मुख्य योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये जो धन का निष्कासन है इसको आप डेफिनेटली पढ़ लेना, ये जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं तो जो ऑप्शन वाले और जिनमें आपको इनके ऊपर लिखना होता है जो और टिप्पणी लिखनी होती है उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश शासन के क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको, भारतीय के जो उद्योग थे, जो व्यापार थे, उस पर जो है ब्रिटिश शासन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, कैसे जो है उन्होंने भारतीय उद्योग को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। इसके बाद यूनिट 4 जो है देखते हैं। इसके बाद यूनिट जो 4 है उसमें हम देखेंगे 1857 के जो महान विद्रोह थे, ठीक है, उनके कारण और स्वरूप। ठीक है, उनका क्या जो है स्वरूप था। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह के कारण, ठीक है, किस कारण से वो विद्रोह हुए थे और उनका क्या परिणाम निकला, इसके बारे में बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डेफिनेटली कर लेना।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 1857 की घटनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में डलहौजी की जिम्मेदारी का अवलोकन करना। ठीक है, इसमें आपको बताना है जो 1857 में जो घटनाएं हो रही थी, जो विद्रोह हो रहा था, ठीक है, उसमें जो डलहौजी है वो कहाँ तक उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक है, वो कहाँ तक जिम्मेवार है इस घटनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में। ठीक है, अगर आप 1857 वाले जो विद्रोह थे इसको पढ़ लोगे ना, तो उसमें आप ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही आंसर बहुत इजीली दे पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज यूनिट जो फोर्थ है उसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस बस यही है कि आपको 1857 के विद्रोह जो है बताना है। ठीक है, वो आपसे किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। जैसे पूछा उन्होंने कि जो डलहौजी जो है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो कहाँ तक जो है उन्होंने जिम्मेदार है इस घटनाओं को जो है तेज़ी से आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो आप बस 1857 की जब घटनाएँ पढ़ लेंगे तो वो ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसमें ही आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। इसके बाद यूनिट फिफ्थ है आपका 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ये भी आपका चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेके 1899। ठीक है, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी के भारत में विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। ठीक है, उनके बारे में आपको इसमें बताना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसके बारे में डेफिनेटली रीड करके जाना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है ज्योतिबा फूले तथा नारायण गुरु के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा इनके क्या बताना है, इनका क्या योगदान रहा। ठीक है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका जाति पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कवर कर लेना, रीड कर लेना। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन और भारत में किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। सो गाइस ये तीन क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट हो गया समाज धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में आप डेफिनेटली रीड करके जाना। इसके बाद महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह आंदोलन है और किसान आंदोलन था, इसके बारे में आप रीड कर लेना। और जाति पर जो डॉक्टर अंबेडकर है उनके क्या विचार थे, ठीक है, क्या विचारधारा थी, इसके बारे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका भारत में धर्म और महिलाओं की स्थिति पर मनमोहन राय के विचारों के बारे में विस्तार से बताना। ठीक है, भारत में धर्म और महिलाओं की जो स्थिति थी उस पर जो राम मोहन राय उनकी क्या विचारधारा थी, ठीक है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपका औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के सामाजिक उत्थान में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के बारे में बताना है कि भारत की जो सामाजिक उत्थान हुआ, जो उदय हुआ महिलाओं का, उसमें जो है राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान रहा, ठीक है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है असहयोग आंदोलन के शुरू करने के पीछे कौन कौन से कारण थे और इसे वापस क्यों ले लिया गया, ठीक है, इसके बारे में बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपका किन्हीं दो गांधीवादी आंदोलन के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए कि गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना। ठीक है, इसके बारे में ये क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जो गांधीवादी आंदोलन है, ठीक है, इसके संदर्भ में क्या बताना है आपको कि जो गांधी ने नेतृत्व किया इस आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन का, तो गांधी जी के नेतृत्व में जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था वो क्या बन गया, जन आंदोलन बन गया। ठीक है, ये किस तरह बना, इसके बारे में बताना है। इसके बाद आपका यूनिट 6 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इन्होंने जो लाल बाल पाल थे इनका क्या योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए, ठीक है, इसमें। और क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का विशेष योगदान क्यों था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो है करना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस की उत्पत्ति व स्थापना कैसे हुई, और कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित वाद विवादियों जो इतिहासकार थे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या राय रखी, ठीक है, क्या वाद विवाद हुए, ठीक है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नरम दल और गरम दल के कार्य पद्धति की विभिन्नताओं का चर्चा कीजिए। तो जो नरम दल है और गरम दल है, इनमें क्या कार्य होते हैं, ठीक है, और कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय महिलाओं के सामाजिक उत्थान में राजा राम मोहन राय तथा बड़ा समाज का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है, इसके बारे में बताना है। राजा राम मोहन राय का जो समाज में जो आलोचना बढ़ रही थी, ठीक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 1850 के आसपास भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसकी उत्पत्ति के कारकों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि 19वीं सदी में जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसकी किस तरह उत्पत्ति हुई, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, इसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 7 है, 1920 के दशक समुदाय और सांप्रदायिकता, धार्मिक अंतर और विरोध का संगठन। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भारत विभाजन के मुख्य कारण की समीक्षा कीजिए, कि भारत जो विभाजन के जो मुख्य कारण रहे, ठीक है, वो कौन से थे, इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सांप्रदायिकता क्या है, इसके बारे में बताना है, और 1920 के दशक तक के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये किस तरह जो है 1920 तक जो है इसका विकास हुआ 1920 में, इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1940 से 1947 तक भारत में घटी उन राजनीतिक घटनाओं को रेखांकित कीजिए जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे भी रिपीटेड था कि भारत का विभाजन है किस कारणों से हुआ, वो बताइए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, ये डबल बार वो लिख दिया है, किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं, बट मेन इनका पूछने का मतलब यही है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, ठीक है, इसके कारण बताइए। और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है कुछ टिप्पणियाँ जो लिखने को आती है ना एग्जाम में, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद टिप्पणी में आप पानीपत करते थे युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाना, ये आपके से टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद सहायक संधि प्रणाली हो गई और इसके बारे में कर लेना, और महाराजा रणजीत सिंह जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ के जाना, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बारे में पढ़ के जाना, और प्लासी का युद्ध ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। इसके बाद हिंद स्वराज है, कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद राजा राम मोहन राय, इनके बारे में डेफिनेटली आप पढ़ के जाना। स्वदेशी आंदोलन हो गए, और रॉलेट जो अधिनियम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संवैधानिक सभा जो है 1946, और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो ये कुछ टिप्पणियाँ हैं, इसको आप कर लेना, ठीक है। अगर आपने इन क्वेश्चन को भी जो है कंप्लीट कर लिया, जितने यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये डेफिनेटली जो है इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, और क्वेश्चन हर बार सेम ही आते हैं, उसको घुमा घुमा कर पूछ लिया जाता है, बट जो उनका पूछने का मेन जो फोकस होता है वो वही होता है, ठीक है। जैसे धन निष्कासन प्रणाली हो गई, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से रीड करके जाना। सो आई होप गाइज मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसके बाद जो है मैं इसकी वीडियो आंसर वीडियो भी लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।